अभी जो डिस्कस करने वाला हूं बच्चों वो है तुम्हारा कुछ सवाल HCV चेतना ने बताई 49 सम। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जिसके पास HC वर्मा घर पे है वो निकाल ले पहले। अनिकेत ने कहा कि GNN सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। हाँ सर, वो 48 तक ही किया है, उसके बाद में किया है। 49 ने किया है सर। ठीक है 49 कर यस सर। 49 कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक का मास सेम दे दिया। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K और इनिशियली इट इज इन नेचुरल लेंथ। शायद ये सवाल पूछ रहा है कि जब इसको रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, what will happen? Small m will go down, ये भी जाएगा आगे। कुछ नाम दे दिया, दिस ब्लॉक हैज नेम A, दिस ब्लॉक हैज नेम B, और दोनों वेलोसिटी गेन करेगा। एंड देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट। तो ब्लॉक का डिजाइन अलग बन गया। There will be a situation where block will leave the contact। तो वो सिचुएशन कौन सा होगा, उस समय वेलोसिटी क्या होगा, ये सारी चीज निकालना है। लेट्स उस समय तक ये जो डिस्टेंस चला है, सपोज ये डिस्टेंस चला है R, है ना। इसका नेचुरल लेंथ है सपोज स्ट्रिंग का L। तो व्हाट इज द इलोंगेशन इन दिस केस? इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग अभी इस सिचुएशन में कहोगे इलोंगेशन जो होगा वो L² + R²। L² प्लस R² का रूट और माइनस L, है ना। सो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, कितना kx का। अब सवाल ये पूछा है कि द मोमेंट इट विल लीव द कॉन्टैक्ट। तो बचाओ बताओ कि जब ये लीव करेगा कॉन्टैक्ट क्या कंडीशन होगा? नॉर्मल जीरो। नॉर्मल जीरो। बहुत बढ़िया। तो kx जो डायग्राम में मैंने थीटा दिखाया, तो kx cos थीटा विल बैलेंस mg at that moment it will leave the contact। तो एक इक्वेशन ये आ गया। इसमें किसी को तकलीफ? नैन पटेल? नो सर। नो सर। नैन पटेल पढ़ के बताना इसमें पूछा क्या है। A small heavy block is attached to the lower end of a light rod of पूरा length L with पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ उसमें क्या पढ़ के what minimum horizontal velocity should be given to block so that it moves in complete vertical circle।
अरे यार 49 सवाल, अच्छा मैं 50 सवाल कर रहा हूँ क्या? मैं 50 कर रहा हूँ शायद। Yes, sir. हाँ सर। कोई तो बताया भी नहीं। तो ये तो हमने बता ही दिया था पिछले क्लास में। सर 50 डाउट है, क्या? 50 में ही डाउट है वो। वही तो 50 में ही डाउट है। मैं 50 कर रहा हूँ, 49 नहीं है। फोर्टी नाइन तो हम कर ही लिए हैं। चेतना बताओ क्या पूछा है? वेलोसिटी। Find the velocity of the block at A at the instant it breaks off. तो अब देखो वेलोसिटी पूछा है, तो क्या लिखे? एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम, एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका अगर वेलोसिटी हमने v मान लिया तो इस ब्लॉक का भी वेलोसिटी v ही रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv², हालांकि दोनों ब्लॉक है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी है 0, दिस इज डेल्टा के। डेल्टा यू में अगर ये डिस्टेंस r गया है बच्चों, r, तो ये ब्लॉक भी नीचे आया होगा r डिस्टेंस। इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू r प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हाफ k एक्स स्क्वायर, एक्स इज द इलोंगेशन, इनिशियल 0 है। क्या ये दूसरा इक्वेशन समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अब ये जो x है वो r के टर्म में लिख लोगे, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है, एक v है और एक r है। यहाँ भी देखो r है, तो kx cos थीटा को अगर r के टर्म में लिखूं मैं तो लिख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन। हमने सॉल्व कर लिया 9। अब इसको बस कैलकुलेशन है, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स हो चुका है। ये kx cos थीटा k इंटू एक्स के जगह पे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट माइनस l, और जो cos थीटा लिया है ये एंगल थीटा था, तो cos थीटा इज l अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू mg, है ना। k, इसको अंदर ले लो, k इंटू एल बाहर, 1 माइनस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 1 को ही ऐसे लिखा है, ठीक है। एंड देन फाइंड r फ्रॉम हियर, इक्वेशन 1 से r निकालो, पुट द वैल्यू ऑफ r हियर इन द इक्वेशन 2, यू विल गेट v। तो ये कैलकुलेशंस हैं, थोड़े सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा, बाकी डेटा दिया हुआ है। ट्राई करोगे? यस सर। Yes, sir.
पूछा एक मास m को एक रॉड से जो कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस l है, इसका आर्म लेंथ, इसको छोड़ दिया तो कितना से छोड़ा कि ये फिर बाद में ना ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करें। अगर सोचो हमने जो यहां से छोड़ा ये हाइट h है और h लेस देन l है, तो ये घूमते हुए रॉड यहां तक जाएगा, इसी लेवल तक। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो इस लेवल पे आके यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। समझो, क्योंकि एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, पोटेंशियल जो है यहाँ पे आएगा तो इसका भी वेलोसिटी 0 होगा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। एम आई राइट? तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, तो फिर यहीं से वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर तूने इसको छोड़ा होता है यहां से, तब ये यहां तक पहुंच जाता, और जब यहां पे पहुंच जाता तो इस समय इसका वेलोसिटी 0 नहीं होता। वेलोसिटी कितना होता? तो एनर्जी कंजर्वेशन से देखोगे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है। जस्ट देखो, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये हाइट h है, v इक्वल टू √2gh आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये पता होगा, है क्या पता है? क्योंकि यहाँ से इस लेवल से h हाइट ऊपर, यहाँ और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। सार्थक मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं तो पूछ क्लियर लो। है सर। लेकिन अगर तूने यहां से छोड़ा, जो भी व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, यहां से अगर छोड़ा है तो तब तो कंप्लीट करने के चांस नहीं है, क्योंकि जब ऐसे छोड़ा, जब ये इस लेवल तक आएगा तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, अब और ऊपर नहीं जाएगा। शायद 52 में यही कहा है। बहुत ही आसान से सवाल है। हाँ सर। चूंकि ये रॉड है इसलिए √4gl, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 के साथ पहुंचना है, बस 0 से पहुंचना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली जो हाइट h है वो l के बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस। 52 से आगे बढ़े तो मैं सिलेबस को आगे बढ़ाऊं, बाकी क्वेश्चंस करना। लिखो नेक्स्ट सिलेबस में आगे, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तुम कहोगे सर ये तो हमने पढ़ ही लिया है, ये तो डेफिनेशन हमने बता दिया है। डेफिनेशंस क्या था? du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। So if force is given as function of position, if force is given as a function of position, we can find potential energy function. We can find. Okay सर, कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पता था हमें, F इक्वल टू क्या होता है, kx, साइन के साथ लिखोगे तो माइनस kx
पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजिशन हमने निकाला था, कितना आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, निकाला था कि नहीं? तो ये कैसे निकाला तुम्हें पता है, यहाँ से यहाँ कैसे गए थे, इसी डेफिनेशन से गए थे। पक्का क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. क्या करा, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। इज द रिवर्स ट्रू? मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो फोर्स निकाल सकते हैं। Yes, sir. That means if force is if U is given, Differentiate. how to find force? तो आज थ्योरी का क्लास होगा पूरा, मैं आज थ्योरी पढ़ाऊंगा, बाकी प्रैक्टिस तुम करना। तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, du is equal to लिखे थे माइनस एफ डॉट डी आर। In the same case, we can write F is equal to minus du by dr. क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखो वेक्टर नहीं पुट किया है, वन डायमेंशन के लिए। मतलब फोर्स सिर्फ F पे डिपेंड कर, R पे डिपेंड कर रहा है U, तो फोर्स ऐसा आ जाएगा। यहीं से लिखा और कहीं से नहीं लिखा, du by dr is equal to F। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां तक लिख लिया तो बोलो आगे बढ़ता हूं मैं। सर 1 मिनट ऊपर स्लाइड कीजिए ना। अगर कोई दिया हुआ कि F इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, सॉरी F नहीं U, and that is minus a upon r, then find force at any r। क्या कहोगे? तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। F इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ u कितना है, a बाई आर, माइनस अंक क्या हो जाएगा, a इंटू डी बाई अपॉन डी आर ऑफ 1 बाई आर माइनस a बाई आर स्क्वायर। सही लिखा? Yes, sir. Yes, sir. F इज F लिख देता हूं बार बार। अगर सवाल दे दिया है दूसरा कि u इज इक्वल टू माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, ठीक है, देन फाइंड फोर्स एट एनी एक्स। नयन पटेल बताना क्या होगा इसका आंसर। सर ए और बी कांस्टेंट है ना? हाँ, स्मॉल ए और स्मॉल बी कांस्टेंट है। फोर्स एट एनी एक्स, ax square by 2 plus x plus b, sir. तो ये तो सबको आना चाहिए, माइनस माइनस 2a x स्क्वायर माइनस बी एक्स का 1 हो जाएगा। सही लिखा? Sir, 3ax square ना sir? X square. सॉरी सॉरी 3, हाँ 3 Three. है, हाँ 3a स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं यहां से पूछता कि फाइंड पोजीशन वेयर फोर्स इज 0,
रूट में b/3 है। रूट b/3 है। फोर्स इज 0, तो बहुत इजीली लिख लोगे, दिस इज इक्वल टू 0, 3a² माइनस 6, सॉरी माइनस b है, b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू b/3a का रूट, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अभी तक जितने भी सवाल है उसमें u एक ही डायमेंशन पे डिपेंड करता है, या तो r या तो x। इफ u डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल, ऑन x and y and z also, u तीनों पे डिपेंड अगर करे, कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, लाइक एग्जांपल देता हूं, u इज इक्वल टू 3x² y प्लस x² प्लस x y² दैट इज इक्वल इतना प्लस 5। दिस इज द एक्सप्रेशन। Partial differentiation. तो इस केस में क्या करेंगे, x पे भी डिपेंड करा, y भी डिपेंड करा। इसका मतलब बच्चों ये समझना, दिस इंप्लाइज, अगर x और y पर डिपेंड करा, इसमें दिस इंप्लाइज फोर्स, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के कारण डिफाइन हो, कंजर्वेटिव फोर्स विल हैव कंपोनेंट इन x y z, तीनों में होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। F वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों इसको बोलते हैं ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल u अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल u अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल u अपॉन डेल z k कैप, और ओवरऑल साइन तो माइनस होगा ही। तो प्रोफेसर ये डेल क्या लिख दिया, नया टर्म क्या लिख लिया, डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, u को पार्शियल डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, x। u इज ए वेरिएबल ऑफ मोर देन वन फंक्शन, u इज वेरिएबल ऑफ more than one function। समझा क्या ये। तो इन दैट केस अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर एक ही का वेरिएबल है और उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन। while differentiating with respect to x, जो मेन चीज आ रहा है, while differentiating with respect to x, x का मतलब लेट्स सपोज कर लिया, यहां y भी ले सकते थे या कोई एक वेरिएबल, देन ट्रीट अदर वेरिएबल्स as constant। then treat other variables as constant। क्या ये समझ में आया, नहीं आया होगा।
जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्सप्रेशन में देखो जब हम लिखेंगे, देखो एग्जांपल जो लिया है, जब व्हेन वी विल डिफरेंशिएट, देखो यहाँ y भी x भी है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट। तो यहां तक लिख लो। चलो u दिया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो क्या करना है, मैंने एक बार समझा दिया, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं समझे होंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y को, z को क्या करना है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। हाँ, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करें तो देखो 3y को कांस्टेंट ट्रीट किया, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है 2x, यहाँ पे y स्क्वायर बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया बच्चों। अगर इसी में हमें निकालना है, सेम चीज दिया हुआ है, डेल u अपॉन डेल y निकालना है, डेल अपॉन डेल y, बस प्रैक्टिस कर लो, 3x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर सो 3x स्क्वायर कांस्टेंट, 3x स्क्वायर एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का नैन कितना लिखें, 0 सर। 0, x का एज इट इज, y स्क्वायर का 2y। तो मुझे लगता है इससे आसान तो दुनिया का कोई चीज होगा नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन से आसान। सर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होगा ना। ये सही है, यहाँ 0 x और ये 2y लिखा है मैंने, थोड़ा स्क्वायर जैसा हो गया, सही लिखा शिवम? सर 0 कैसे आया? ये तो कांस्टेंट है ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, y और ये क्या है x, तो x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर है। Yes, sir. चलो, तो मैं सवाल दे रहा हूं, इफ पोटेंशियल एनर्जी लिखो, बताओ क्या होगा फोर्स, 4x plus 6xy. गलत बात, सही से सॉल्व करो। 4x f दिया हुआ है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालने आता है, डेल यू बाई डेल वाई निकालने आता है, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा कितना, यहाँ पे तो है नहीं y, सिर्फ इसमें है, तो 3x और y स्क्वायर का 2y, 6xy हो गया, और यहाँ पे वैल्यू f पुट कर दो, सम
ये आई कैप प्लस ये जे कैप, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, इसमें पूछा, इसमें पुट कर दो, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लिखो इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। सो मुझे x1 पे नेट फोर्स 0 दिखा और x1 से थोड़ा पहले तो मैंने लिख दिया फोर्स एट x1 माइनस, इस पॉइंट पे तूने टेंजेंट ड्रॉ किया, तुमने कहा टेंजेंट सर पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, तो f हो जाएगा माइनस और यह पॉजिटिव तो निगेटिव हो गया। दैट मीन्स पार्टिकल इज एट हियर तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे, है ना। तो ये फोर्स क्या चाह रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर ले जाना चाह रहा है। अगर तुम कहीं यहां पे हो, दैट मीन्स फोर्स एट x1 प्लस, एकदम अच्छे से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द फोर्स, स्लोप क्या है, निगेटिव है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स निगेटिव है, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। देखो फोर्स क्या हो गया, इधर हो गया, ये हो गया फोर्स। मतलब इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा हिले नहीं कि एक ऐसा फोर्स जनरेट हो गया, एक ऐसा दोस्त मिल गया जो तुम्हें मूवी देखने ले जाएगा, पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगा, ये इधर ले जाएगा, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कंसीडर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स 0 है, ये सपोज x2 है, इफ यू एट x2 माइनस यहाँ पे हो, what is slope of the tangent, negative, what is the force, Positive. du by dx नेगेटिव है, माइनस साइन है पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। थोड़ा सा तो इधर हिल के आ गया, तेरा दोस्त भेज देगा जाओ पढ़ने। यहाँ पे अगर आ गया देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव, तो फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, निगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर फोर्स लगेगा। तो ये हो गया बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर पार्थ पाटिल? प्रणव ने कहा कि क्लियर, अमोघ ने कहा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे समझाया बच्चों कि ये तुम्हारा अनस्टेबल है और ये तुम्हारा स्टेबल है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि सर ये देखो ना, जब मैक्सिमा है, एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमा कब होता है, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर Negative. Negative. तो कोई कह सकता है d2 बाई यू बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल। u वर्सेस x का ग्राफ है ना, और यहाँ पे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर कॉन्केविटी अपवर्ड है, मिनिमा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे भी समझ सकते हो, बट
जो पिछला मैंने समझाया वो अंडरस्टैंडिंग है, ये तो रट्टा मार है, वो अंडरस्टैंडिंग है क्यों स्टेबल है क्यों अनस्टेबल है, फोर्स से हमने दिखाया। ठीक है, नाउ एक चीज और समझना, ये एनर्जी लेवल मिनिमा है। इनफैक्ट इससे एक चीज और भी समझते हैं कि एनी सिस्टम ट्राइज टू बी इन मिनिमम एनर्जी लेवल। ये स्टेटमेंट बड़ा सा स्टेटमेंट दे रहा हूं। कोई भी सिस्टम हमेशा अपना एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है। जिसके पास थोड़ा सा एनर्जी रहता है ना, बहुत उछल कूद करते रहता है। मैक्सिमम एनर्जी इज अनस्टेबल। एनी सिस्टम, ये फ्यूचर में पूरे फिजिक्स में कोई भी सिस्टम अपने एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, मिनिमाइज इट्स एनर्जी, दिस इज द टेंडेंसी। पिछला थोड़ा सा पेज ले जाता हूं मैं। अगर बच्चों अब ऐसा पॉइंट ले लिया मैंने, ये भी बता ही देता हूं, ग्राफ ना ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया। अब बताओ ये पॉइंट ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये सब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट्स को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलूंगा? कोई नाम दे सकते हो? कोई गेस करो। न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार, पहले से सब पढ़ रखा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो बच्चे सब पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है ना कि हमने तो इतना पढ़ा दिया मन से, u वर्सेस x ग्राफ, और आईआईटी ने पूछ दिया f वर्सेस x ग्राफ दे दिया है, कह दिया f वर्सेस x ग्राफ ऐसा है। x1, x2, x3, x4, x5। बच्चे देखते नहीं है कि ग्राफ किसके बीच में है। अब इसे पूछेगा व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो कॉन्सेप्ट सही से सीखा वो बता देगा व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। x1 x3 x1 x3। क्या बात है, x1 एंड x3। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशंस का डेफिनेशन ही हो गया फोर्स जीरो, x1 पे जीरो, x3 पे जीरो है। और जो 2 क्लास पहले तुम लोगों ने जो परेशान किया था, मुझे उस माफी मिल जाएगी अगर तुमने इसमें बता दिया कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। एकदम ध्यान से, जल्दीबाजी मत करना यार, 2 मिनट टाइम ले लो। x1 और x3 में विच वन इज स्टेबल एंड विच वन इज अनस्टेबल। अगर तूने समझा है पिछला कॉन्सेप्ट तो जरूर बता दोगे। मुझे लगता है कि स्टेबल अनस्टेबल क्लियर हो गया है। यहाँ पे x3 से अगर थोड़ा सा आगे गए हैं तो देखना यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब दूर ले जाएगा, तो इक्विलिब्रियम से दूर ले जा रहा है, इसलिए अनस्टेबल है। सिमिलरली यहाँ पे तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सो इफ f इक्वल टू दे दिया है -a xi कैप प्लस yj कैप, है ना। और मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि ओरिजिन से एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है
यहां तक गया, फिर ऐसे गया। बी कॉमा बी तक गया, ये पॉइंट पी है सपोज। ओ ए पी। तो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन फॉर द पाथ ओ ए कितना है ये निकालना है। वर्क डन फॉर द पाथ एपी कितना है ये निकालना है। एपी, फिर कोई कहेगा नहीं मुझे पी तक ना ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, मैं लिखूंगा वर्क डन, ये मान लो बी पॉइंट है, तो वर्क डन फॉर द पाथ ओ बी क्या होगा और वर्क डन फॉर द पाथ बीपी क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओए। बच्चों ओ से ए तक जा रहा है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी एक्स आई कैप। कैन बी राइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स डॉट प्रोडक्ट, और पूरा निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? एक्स वाइज फ्रॉम 0 टू बी। क्या ये मैंने सही लिखा? एंड यू कैन इजिली गेस दैट, देखो यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर है, हालांकि y तो इस लाइन पे 0 है, ये वाला फोर्स तो 0 है बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस। x कंपोनेंट वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स डी एक्स का आई डॉट आई 1 ए एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर वो लिमिट बी तक पुट करेंगे। यस, इसका कोऑर्डिनेट बी है ना, मैंने लिखा ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? बी कॉमा बी, एक्स कोऑर्डिनेट बी और वाई कोऑर्डिनेट भी बी। नैन भाई क्लियर? गौरव? Yes, sir. यस सर क्लियर। अब एपी के लिए क्या करेंगे? फॉर द पाथ एपी, एपी के लिए y से dy जाएंगे। यहां पे देखो x है, ए एक्स माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप और डॉट डी वाई जे कैप। दिस विल बी द वर्क डन फॉर द पाथ एपी। एंड लिसन हियर, हालांकि x यहाँ पे ये पूरे पाथ पे b है तो ये फोर्स 0 नहीं है, लेकिन ये जो कंपोनेंट होगा f का डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है y डायरेक्शन में, तो ये फोर्स 0 वर्क करेगा। और मैथमेटिकली भी आ रहा है i डॉट जे 0 तो जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 साइन तो माइनस रहेगा, लिमिट पुट कर दोगे तो a b स्क्वायर बाई 2 यहां भी हो जाएगा। समझा कि नहीं? समझ गया सर। यस सर। अब मुझे कोई निकाल के बता सकता है कि O से B के लिए क्या वर्क डन होगा? जो एपी के लिए हुआ। सेम। जो AP के लिए होगा। यस सर, जो एपी के लिए होगा। और B से P के लिए भी
OA. OA. OA के लिए OA के लिए जैसा होगा वर्क डन, ठीक है ना। एंड देन अगर मैं कहूं कि A से इतना के लिए लिया, इससे इसके लिए लिया, O से B होते हुए P तक क्या टोटल वर्क डन, O से A फिर P तक गया टोटल वर्क डन, दोनों केस में सेम हो जाएगा, है ना। ये पाथ इंडिपेंडेंट दिख रहा है अभी तक। O से P गया, मैं O A से गया P तक या O B से गया P तक, दोनों केस में वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसके बारे में क्या गेस कर सकते हैं, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव होने का प्रोबेबिलिटी है। कंजर्वेटिव का तो यही डेफिनेशन होता है। Yes, sir. Force conservative. हाँ सर. हाँ सर. तो ये हमने एक पाथ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर सर उसमें अगर डायरेक्ट O से P जाता तो? हाँ वही अब कर रहा हूं। अब मान लो मैं जनरल ले लेता हूं कि उतना छोड़ो, मैं किसी लाइन पे वही फोर्स ले रहा हूं, F इजिकल टू माइनस AX I कैप माइनस BY J कैप, सॉरी AY J कैप, दिस इज द फोर्स एंड वी आर गोइंग फ्रॉम, ये कोई भी पॉइंट है A से लेके B तक जा रहे हैं। तो इसके लिए या मान लो A नाम हटा देते हैं, C से लेकर के D तक जा रहे हैं और इसका इक्वेशन है, ये स्लोप है m, थीटा इजिकल टू कुछ है, तो y इजिकल टू mx प्लस c का ये लाइन है, A से B जा रहे हैं। तो इसमें वर्क डन कैसे लिखेंगे, सो फाइंड वर्क डन फॉर द पाथ CD। ये समझने वाली चीज है बच्चों। तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, F डॉट dr, दिस इज द वर्क डन, F लिख लेंगे और dr वेक्टर ये है, तो dr को क्या लिख सकते हैं, समथिंग dx I कैप और प्लस समथिंग dy j कैप, इजंट इट। यस सर. जो है तो मैं क्या लिखूंगा, F डॉट dr को लिखेंगे समथिंग dx I कैप प्लस समथिंग dy j कैप। इज इट क्लियर। अब F का वैल्यू ले लेंगे, F क्या है, जो भी माइनस AX I कैप माइनस AY J कैप डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप। ये तो हालांकि आसान है, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखो x वाला x के साथ रहेगा, y वाला y के साथ रहेगा, तो आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ के लिए x क्या चेंज हुआ है और y क्या चेंज हुआ, लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस a I डॉट I 1 तो AX dx हो जाएगा, माइनस AY dy हो जाएगा, है ना। और देख लो x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट 0 से लेकर के जो भी ये d का कोऑर्डिनेट है x, y का कोऑर्डिनेट 0 नहीं, ऑलरेडी कुछ है स्टार्टिंग में, फिर बाद में कुछ है। इज इट क्लियर। यस सर. लेकिन कभी सवाल ऐसे भी हो सकता था, सवाल ऐसा हो सकता था, मैं बता रहा हूं कैसा, कि y इज इक्वल टू a y I कैप प्लस सॉरी f इज इक्वल टू प्लस AX j कैप, मतलब I के साथ y है और j के साथ x है। और इस केस में जब वर्क डन लिखना है, सारे बच्चे ध्यान देना, इस केस में जब वर्क डन लिखना है AY I कैप प्लस AX j कैप और डॉट
dx i कैप प्लस dy, जनरल dr हमेशा ऐसे ही लिखोगे। और while you are integrating, तो देखो यहाँ पे i का i के साथ लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो a y dx आ जाएगा प्लस a x dy आ गया। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कैसा फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो y भी और dx भी है, सो व्हाट यू नीड टू रिप्लेस y इन टर्म्स ऑफ x। कहाँ से आएगा? ये पाथ का इक्वेशन दिया है, तो यहां से y को x के टर्म में पुट कर दोगे। बात समझ में आई? हाँ सर। पाथ से तो y को x के टर्म में, तो ये पूरा x में हो जाएगा। यहाँ पे देखो x dy, यहाँ पे क्या चाहिए? y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो x को y के टर्म में पुट करना है फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन यू विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस, x के टर्म में या y के टर्म में कर सकते हो। यू कैन फाइंड वर्क डन, सो यू कैन फाइंड वर्क डन फॉर एनी पाथ। Am I right? dr का लिखेंगे जनरल dx i कैप प्लस dy j कैप। अगर 3D में रहेगा तो dz k कैप भी लिखेंगे। ठीक है? यस सर। इसी में क्या सर? हाँ, जो लगा हुआ लेक्चर उसमें जीएन आंसर सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो एक और चीज मैं बता रहा हूं कि कोई भी अभी जैसे कोई फोर्स हमने दे दिया, जस्ट ऐसे कोई फोर्स लिख लिया, कभी कहता है कि क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, और एक्स वाई जेड तीनों में रहेगा, तो ये नोटबुक में लिख लेना। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं जेई का। जेई के सिलेबस में सिर्फ ये है कि अगर तुम्हें कोई पाथ में गए, यहां से ऐसे गए वर्क डन कुछ आया, ऐसे गए वर्क डन कुछ और आया, मतलब कुछ आया, यहां से यहाँ का वर्क डन कुछ है, ऐसे गए और ऐसे गए वर्क डन अगर डिफरेंट आ गया, तो यू आर श्योर कि ये फोर्स कंजर्वेटिव तो नहीं है। ठीक है ना? और डेफिनेशन कंजर्वेटिव का होता है कि कोई भी पाथ में वर्क डन अगर सेम है एक से दूसरे पॉइंट के लिए, तो वो कंजर्वेटिव है। लेकिन ये जनरली डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी, और ऐसे अगर टफ सवाल दे दिया, हो सकता है इसमें सेम हो जाए, लेकिन किसी इसमें अलग हो जाए, किसी और पाथ में अलग हो जाए, है ना? तो इसके लिए एक बताता हूं फॉर्मूला। If force is conservative, then curl of force will be zero। ये इंजीनियरिंग का सवाल है, इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कर्ल क्या होता है तुझे पता नहीं है ना? लेकिन बच्चे चूंकि यहाँ पे पूछ देता है, तुम टेस्ट सीरीज दोगे उसमें आ जाएगा, आईआईटी तो शायद नहीं कभी पूछेगा, इसलिए मैं बहुत फोकस नहीं करता हूँ। तो इसको समझा देता हूँ क्या होता है। क्या करना है तुझे, एक ऐसे मैट्रिक्स बनाओ, आई जे के लिखो। अब देखो ये एफ इजकल टू दिया हुआ है समथिंग एफ एक्स है, ये समथिंग एफ वाई, ये समथिंग एफ जेड है। यहां लिखो एफ एक्स, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहां लिखो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। ये चीज जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन जीरो है तो नॉन कंजर्वेटिव है। क्योंकि सर ये है कैसे निकालने आता है क्या? यस। इसको कैसे लिखेंगे? आई डेल वाई
डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ वाई माइनस जे, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, सबको आता है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ जेड एफ एक्स प्लस के कैप लिया तो ये लिख लेते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स, दिस शुड बी 0। अब बताओ, देखो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है, यहाँ जे का कोफिशिएंट है, यहाँ के का कोफिशिएंट है, ये 0 होना है, तो ये इंडिपेंडेंटली 0 होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंटली 0 होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंटली 0 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. बड़ा सा चीज नहीं है यार, बहुत बड़ा सा नहीं है, बहुत छोटा सा, एक बार तुम लिखो ना बहुत आराम से लिखेगा। और ये भी बताता हूँ कि देखो जैसे अभी हमने लिखा है, ये फोर्स दे दिया, तो देखो कुछ एफ एक्स है कुछ एफ वाई, एफ जेड तो लिखा ही नहीं, और जेड भी, जेड का भी फंक्शन है, सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का, तो उसमें यही रहेगा कि एफ एक्स एफ वाई रहेगा, एफ जेड रहेगा भी नहीं, और फंक्शन भी एक्स वाई नहीं रहेगा। तो देखना, जब एफ जेड है ही नहीं तो ये टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। एफ वाई का जेड के फंक्शन में, तो एफ वाई में जेड है ही नहीं तो ये भी 0, तो ये ऑटोमेटिकली 0 रहेगा। सिर्फ तुम्हें इसके बारे में देखना होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई। तो एफ वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का एफ एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों अगर इक्वल है तो कंजर्वेटिव है, नॉन इक्वल है तो नॉन कंजर्वेटिव। समझा क्या?